नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देर आए पर दुरुस्त नहीं, बैकफुट पर सरकार, त्याग के बाद भी किसानों को राहत का इंतजार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में एंट्री पर अड़े किसान प्रदर्शनकारी, यूपी से सटे 4 बॉर्डर सील। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। देर आए पर दुरुस्त नहीं, बैकफुट पर सरकार, त्याग के बाद भी किसानों को राहत का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों पर राजनीति का पहिया उल्टी दिशा में घूम गया है। पहले अधिक दिखने वाली सरकार न सिर्फ कानून वापस लेने के बाद भी सियासी मैदान में बैकफुट पर है, जबकि किसान संगठन फ्रंट फुट पर हैं। सरकार की उम्मीदों के विपरीत कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के बदले पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हुआ है। कानून वापसी की घोषणा के बाद भी सरकार नाराज किसानों को मनाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है, जबकि किसान संगठन सरकार को और अधिक झुकाकर दूसरी मांगों पर भी मुहर लगवा लेना चाहता है। सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किसान आंदोलन को खत्म करने में जादू की छड़ी की भूमिका निभाएगी। हालांकि किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी की घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के साथ उनके नाम पर स्मारक बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर कानून वापसी की घोषणा ने किसान आंदोलन को नई मजबूती दी है। कृषि कानूनों के बाद सरकार बैकफुट पर है तो किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। पहली बार दबाव में आई सरकार को किसान संगठन और दबाव में लाना चाहते हैं। सरकार को शीतकालीन सत्र में विपक्ष के मुश्किल सवालों से जूझना है। इसके अलावा उसके सामने विधानसभा चुनावों से पूर्व किसानों की नाराजगी दूर करने की चुनौती है। सरकार में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, एमएसपी पर तर्कसंगत निर्णय करने, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में एंट्री पर अड़े किसान प्रदर्शनकारी, यूपी से सटे 4 बॉर्डर सील। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किए जाने बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी अब 29 नवंबर को दिल्ली में प्रवेश करने की जिद पर अड़े हैं। तीनों केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को सिंघू, टिकरी और यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। ऊपर बॉर्डर पर पंचायत भी हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इसे देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करते हुए भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं यातायात पुलिस ट्विटर पर लोगों को बॉर्डर पर जाम से बचने व वैकल्पिक मार्ग चुनने को जागरूक करती रही। किसी संभावित बवाल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयारी है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह ही पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर उतर आए। सभी थाने खाली नजर आए। पुलिस मुख्यालय में भी केवल पुलिस आयुक्त ही बैठे रहे। बाकी सभी आला अधिकारी और थानों के एसएचओ दल बल के साथ क्षेत्र में गश्त करते रहे। पिकेट लगाकर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक पुलिसकर्मी सतर्क रहे। दिल्ली पुलिस के अलावा विजय चौक पर 1 कंपनी और जिले में 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं गाजीपुर, अप्सरा व चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते दिख रही है। वहीं इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी ने अपना गाना लॉन्च कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया है। पार्टी के इस गाने का नाम यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे है। पार्टी के इस गाने में एक और अखिलेश की रैली दिखाई गई है। रैली में जुटी भारी भीड़ दिखाई गई है, तो वहीं गाने में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। गाने में कहा गया है कि चुनावों में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और आखिर में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के जरिए साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। गाने को अंत तक देखें तो इस वीडियो में अखिलेश यादव युवाओं को लैपटॉप बांटते भी दिख रहे हैं। गाने में महंगाई की मार का भी जिक्र किया गया है, तो वहीं जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं चलने की भी बात की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी आज महोबा में भरेंगी हुंकार, यूपी कांग्रेस का दावा, पीएम मोदी की जनसभा से ज्यादा जुटेगी भीड़। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के महोबा में आज प्रतिज्ञा रैली करेंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाल ही में महोबा पहुंचे। इस दौरान अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने की बात कही।
वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल बुंदेलखंड का महोबा 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों को लुभा रहा है। बुंदेलखंड की 19 सीटों को पाने के लिए पक्ष विपक्ष सभी बेचैन है। वहीं अब प्रियंका गांधी भी आज 27 नवंबर को महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में आ रही हैं। कांग्रेसियों का दावा है कि इस प्रतिज्ञा रैली में पीएम मोदी की जनसभा से अधिक भीड़ जुटेगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू महोबा में अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने बुंदेलखंड को खूब लूटा है। यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ के वैभव को लूट लिया गया, जबकि कांग्रेस में सत्ता के दौरान इस क्षेत्र का खूब ख्याल रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सिर्फ घोषणाएं करते हैं। महोबा में प्रधानमंत्री ने किसी भी किसान परिवार से मुलाकात नहीं की। प्रियंका आज महोबा में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। यहाँ वो आकर बुंदेलखंड के लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञाएं बताएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, फिरोजाबाद में सपा और कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा। युवा बोले मिले रोजगार। जी हाँ दोस्तों, सत्ता के संग्राम के तहत अमर उजाला का चुनावी रथ शुक्रवार शाम को बाईपास रोड स्थित गोपाल आश्रम प्रांगण पहुंचा। यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त गिनाई तो विपक्षी सपा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने सरकार के विकास कार्यों को खुद की कार्ययोजना बताया। आरोप लगाया कि मंजूर हमारी सरकार में हुआ और अब हमारे काम पर पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने जिले में रेलवे ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, चंद्रवार गेट अंडरपास सहित कई सड़कों के काम कराए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार भी विकास कार्य गिनाने में जुटे रहे। इस पर सपा के शिवराज सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में 3960 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट अखिलेश यादव ने लगवाए। जेड़ाझाल योजना, मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार की देन है। बसपा के मंडल सेक्टर प्रभारी बबलू सिंह राठौर गोल्डी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा के दावे तो सिर्फ हवाई हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस की ओर से रामनिवास यादव ने कहा कि सांसद राज बब्बर ने आसिफाबाद लेबर कॉलोनी ओवरब्रिज ही नहीं अपितु रेलवे के कई ओवरब्रिज बनवाए। जेड़ाझाल परियोजना, मेडिकल कॉलेज, ईएसआई अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर सहित अनेक काम कांग्रेस कार्यकाल में कराए गए। कानून व्यवस्था पर हाथरस की बिटिया का उदाहरण दिया। आम आदमी पार्टी के रघुनंदन दास गुप्ता ने कहा कि विकास देखना है तो दिल्ली जाएं। आप ऐसा ही विकास यूपी में कराएगी। किसान यूनियन के चरण सिंह यादव बोले मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, ऐसे मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के खालिद नसीर बोले भाजपा ने 100 रुपए पेट्रोल, सरसों का तेल 200 रुपए, 1000 का सिलेंडर कर दिया। जनता महंगाई से त्रस्त आ चुकी है। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे पिंकी चक ने एआरटीओ कार्यालय के साथ अन्य विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर किया। चर्चा के बीच निकिता दीक्षित ने शोर शराबा करने वाले नेताओं को ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के मनीष द्विवेदी ने कहा कांग्रेस ही देश को चला सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से गुजारिश, प्रभावित देशों से उड़ानों पर तत्काल लगे रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ने देश दुनिया की चिंता फिर बढ़ा दी है। हाल ही में आया नया B11529 वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिला है। इससे पूरी दुनिया के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूटेशन के मामले में इस नए वेरिएंट ने अब तक के सामने आए सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। यह नया संक्रमण डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है और उससे कहीं ज्यादा संक्रामक है। वहीं इस बात से चिंतित और सतर्क दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं, जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गौरतलब है कि अगले महीने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। उड्डयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद यह फैसला किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन देशों को कोरोना को लेकर जोखिम नहीं श्रेणी में रखा है, उन्हें द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों के अनुसार पूर्ण क्षमता से हवाई संचालन का अधिकार मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हुड्डा ने सरकार पर बोला हमला, कहा नौकरी घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराई जाए। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि यह घोटालेबाज की सरकार है। घोटालों की निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को नौकरियों में हुए घोटालों की हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
हुड्डा ने आरोप लगाया कि घोटालेबाजों को ऊपर से किसी का संरक्षण मिला हुआ है। पिछले कल संविधान दिवस था और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता एवं संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म दिवस भी था। इस मौके पर आईएमटी स्थित संविधान स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने उसमें शिरकत की। पूर्व सीएम ने नौकरियों में रिश्वत मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की और कहा कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए दोनों भर्ती कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि नौकरियां किराना की दुकान की तरह बिक रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से उनका समर्थन किया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार खेती को लाभकारी बनाए और इसमें जो भी संशोधन की जरूरत है वो किए जाए और तुरंत प्रभाव से किसानों के साथ बातचीत करें। साथ ही यह भी कहा कि जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनके परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और हर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। हरियाणा कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर इन किसान परिवारों की मदद की है। पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार भी मदद कर रही है, इसलिए हरियाणा सरकार को भी पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 1 साल, टीकरी बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे लाखों किसान, कृषि कानूनों की वापसी का मना रहे जश्न। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन एकता ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बहादुरगढ़ में नया गांव के पकौड़ा चौक पर विशाल रैली की। कृषि अधिनियमों के निरस्त होने की घोषणा के बाद विजयी नारे के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे पंजाब और हरियाणा के किसानों व महिलाओं ने कृषि कानून रद्द होने की घोषणा पर जश्न मनाया। सभी मांगे पूरी न होने तक संघर्ष जारी रखने की घोषणा की गई। किसान नेताओं के मुताबिक यह विशाल सभा जीत के उत्सव के साथ साथ बाकी मांगों के लिए लड़ने का संकल्प भी था। कार्यक्रम की शुरुआत संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देकर की गई। संत राम उदासी का गीत चन वालियो हक्का दी भेंट उते सभी लोगों ने एक स्वर में गाया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीकेयू एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि कृषि कानून को निरस्त करने का निर्णय एक ऐतिहासिक जीत है जिसे देश के किसानों ने जीता है, लेकिन एमएसपी और सरकारी खरीद समेत बाकी मांगों पर सरकार अब भी खामोश है। संघर्ष का फैसला किसानों की संतुष्टि के अनुसार संसद में कृषि कानूनों को निरस्त करने और शेष मुद्दों के समाधान के बाद ही होगा। तब तक किसान दिल्ली के मोर्चों पर डटे रहेंगे। इस संघर्ष के माध्यम से देश भर के किसानों की एकता को उच्च स्तर पर ले जाने की जरूरत है, ताकि कृषि संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े किसान आंदोलन का गठन किया जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। दिल्ली में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर से देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करेगी। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति में रैली के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते आ रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार इन मुद्दों पर सरकार के घेरते रहे हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। अब पार्टी की ओर से 12 दिसंबर को रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति ने देश में हर परिवार की कमाई, घरेलू आय और बजट को ध्वस्त कर दिया है। देश की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों की वजह से है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थ की दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर परिवार खाने के तेल, दालों और खाद्य पदार्थों की महंगाई से प्रभावित है। गौरतलब है कि देश के 5 राज्यों में कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस महंगाई समेत कई और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अजय के कांग्रेस में जाने से लालढांग में भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, लालढांग क्षेत्र के श्यामपुर निवासी व 2 बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे अजय चौधरी ने अपने समर्थकों के शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बताया जा रहा है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत के अथक प्रयासों से लालढांग क्षेत्र से भाजपा के एक बड़े कुनबे ने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कर ली है। अजय चौधरी के कांग्रेस का दामन थामने से क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगना माना जा रहा है। लालढांग क्षेत्र के अजय चौधरी 2 बार भाजपा समर्थन में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने के चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दूसरे स्थान प्राप्त किया था।
चौधरी का लालढांग क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है और अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग में अजय चौधरी की व्यक्तिगत पकड़ है, जिसके चलते कांग्रेस को अजय चौधरी और उनके शामिल समर्थकों से मजबूती मिलेगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। शुक्रवार को सैकड़ों समर्थकों, मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व ग्राम प्रधान व अपने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। लालढांग क्षेत्र में यह भाजपा को बड़ा झटका माना जा रहा है। अजय चौधरी का कहना है कि भाजपा में वो उपेक्षा के शिकार हो रहे थे। लालढांग में भाजपा और विधायक चंद लोगों की शह पर कार्य कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से एक बीजेपी विधायक निलंबित, 2 को मार्शलों ने किया बाहर। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को इसके 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक जितेंद्र महाजन को निलंबित कर दिया और 2 अन्य भाजपा विधायकों अनिल वाजपेयी और मोहन सिंह बिष्ट को सदन से बाहर कर दिया। भाजपा के अन्य विधायकों ने निलंबित एवं बाहर निकाले गए सहयोगियों के समर्थन में कार्यवाही का बहिष्कार करने के लिए सदन से वॉकआउट किया। जैसे ही विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायकों ने नई शराब नीति, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और ईंधन पर उच्च मूल्य वर्धित कर वैट जैसे विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने इन मुद्दों पर किसी भी चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि 1 दिवसीय सत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और केवल एजेंडे में सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनते ही भाजपा विधायक सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। गोयल ने जितेंद्र महाजन, मोहन सिंह बिष्ट और वाजपेयी से अपील की कि वे बैठ जाएं और सदन को चलने दें। उन्होंने अन्य भाजपा विधायकों को भी चेतावनी दी कि वे शांत हो जाएं, अन्यथा उनके निर्देशों की अवहेलना करने के लिए बाहर निकाले जाने के लिए तैयार रहें। लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को बिष्ट और वाजपेयी को सदन से बाहर ले जाने के लिए कहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। यूपी में दलितों, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार। जी हां दोस्तों, फाफामो के गोहरी गांव में एक ही दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले ने शुक्रवार को सियासी रंग पकड़ लिया। पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने, न्याय दिलाने के सवाल पर सपा, बसपा, अपना दल के बाद कांग्रेस के नेताओं का दिन भर गांव में जमावड़ा लगा रहा। परिजनों से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बारा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। झकझोर देने वाली इस घटना पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। देर शाम घटनास्थल पर पहुंची प्रियंका गांधी बारा के आगे परिजन बिलखते रहे। उन्होंने ढांढस बंधाया और इस नरसंस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार का सहयोग देने का पुलिस पर आरोप लगाया। प्रियंका ने सवाल किया कि आखिर इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह ये घटना हुई है उससे वो खुद हिली हुई हैं। दलित परिवार दहशत में है। प्रियंका ने कहा कि इस मामले में अब तक सिर्फ 2 पुलिस कर्मियों को हटाया गया। महिलाएं बताती हैं कि जब वो शिकायत करने थाने पर जाती थी तो पुलिसकर्मी उनका मजाक उड़ाते थे। प्रशासन चुप कैसे हो सकता है। प्रियंका ने बताया कि परिवार दहशत में है। ये सभी महिलाएं हैं। पुरुष सदस्य झारखंड में काम करते हैं। वे नहीं जानते कि वे अकेले क्या करेंगे, कोई आकर उन्हें पीड़ा दे सकता है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने संविधान दिवस की याद दिलाते हुए कहा कि इस परिस्थिति को देखकर शासन और प्रशासन के लोग कैसे चुप रह सकते हैं। संविधान में लिखा है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो क्या सब ऐसे ही चुप बैठेंगे। इनसे पहले बसपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक गौतम भी प्रतिनिधि मंडल के साथ गोहरी पहुंचे। सपा, अपना दल एस के भी नेताओं ने भी गोहरी पहुंचकर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को घेरा, एसपीएससी घोटाले को छुपाने के आरोप लगाए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में डेंटल सर्जन की भर्ती में कथित घोटाले में कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डेंटल सर्जन की भर्ती में कथित घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोगों की भूमिका को सामने लाना जरूरी है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार देश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले में चीजों को छिपाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेष दल द्वारा जांच की मांग की। सुरजेवाला ने कहा कि कथित घोटाले के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग राजनीतिक संरक्षण के बिना इसे अंजाम नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव अनिल नागर और अन्य की हालिया गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि यह देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर घोटाले को दबाने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा, घोटाले का पर्दाफाश करने के बजाय सरकार चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पिछले हफ्ते नागर और 2 अन्य को डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए HPSC द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंकों में हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नागर पर कई करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।